दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी बात आज पश्चिम बंगाल की रैली में कही है। पश्चिम बंगाल में उनकी आखिरी सभा थी, मथुरापुर इलाके में, और वहां उन्होंने जो कहा वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि आखिर हिंदुस्तान के लिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए, मानवाधिकारों के लिए, नागरिक सेवाओं के लिए और लोकशाही को बचाए रखने के लिए आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई नया कदम उठाने वाले हैं या इन सब को कुचलने की कोई बुनियाद तैयार की जा रही है। बड़ा सवाल कि 4 जून के बाद अगले 6 महीने में कौन सा राजनीतिक भूचाल इस देश में आने वाला है, जिसका इशारा आज अंतिम सभा में पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। पहली बात तो ये कि 4 जून को यदि वो सत्ता में आते हैं तभी उनके मुताबिक कोई भूचाल आएगा, और अगर वो सत्ता में नहीं आते हैं तो फिर उनका भूचाल उनकी सत्ता के साथ ही किताबों में, पोथी में, भारतीय जनता पार्टी की पोथी में बंद हो जाएगा। आखिर 6 महीने की बात क्यों कही प्रधानमंत्री ने? 6 महीना इसलिए क्योंकि आप सबको यह जानकारी होगी कि 4 जून से 6 महीने का मतलब होता है 4 दिसंबर 2024 तक, और 4 जून से 4 दिसंबर यानी 6 महीने की समय सीमा यदि प्रधानमंत्री ने कही है तो थोड़े कहे को ज्यादा समझने की कोशिश करना इस देश में लोकतंत्र के हित में और इस देश के समाज के हित में होगा। दरअसल 10 नवंबर को देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हो रहे हैं। और क्या चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट का इंतजार प्रधानमंत्री कर रहे हैं? और किस बात के लिए कर रहे हैं? चंद्रचूड़ के कई सारे निर्णय हैं जिनसे आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे भी निर्णय हैं, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का हो, चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, कई सारे ऐसे निर्णय आपको देखने को मिलेंगे जिससे इस देश में लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत होती हुई दिखी है। सत्ता के अरमानों पर, सत्ता के द्वारा तानाशाही थोपने की कथित कोशिशों पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने काफी हद तक वीटो लगाया है। तो क्या चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं? अगर देश की जनता ने चाहा तो 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही रिटायरमेंट हो जाएगा, यानी उस दिन वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। लेकिन जनता ने यदि चाहा तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यह सुविधा चंद्रचूड़ साहब को नहीं है, उन्हें 10 नवंबर को रिटायर होना ही है। और उसके बाद जो चीफ जस्टिस बनेंगे काफी विद्वान जज हैं, जाने माने जज हैं, और मनीष सिसोदिया के बेल पिटीशन वाले मामले को उन्हीं की अध्यक्षता वाली बेंच हैंडल कर रही है। कई बार मनीष सिसोदिया की जमानत का मामला वहां पहुंचा है, बहुत कड़ी टिप्पणियां उन्होंने ईडी पर की। यह अलग बात है कि जमानत भी नहीं दी। खैर, ये 10 नवंबर के बाद की बात है कि जस्टिस संजीव खन्ना आएंगे, लेकिन 10 नवंबर के बाद संजीव खन्ना साहब आए, हो सकता था कोई और आता, लेकिन जो परंपरा है, जो नियम है, उसके मुताबिक खन्ना साहब ही आएंगे। लेकिन मुद्दा खन्ना साहब नहीं है। मुद्दा दरअसल यह है कि 10 नवंबर को चंद्रचूड़ साहब के रिटायर होने के बाद इस देश की सत्ता क्या चाहती है, यदि मौजूदा सत्ता बरकरार रही तो। आखिर 6 महीने की डेडलाइन ममता बनर्जी और टीएमसी पर अटैक करते हुए इस देश के परिवारवादी पार्टियों पर चुनावी हमला करते हुए आखिर प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से 6 महीने में राजनीतिक भूचाल की बात की, तो राजनीति पर आधारित लोकतांत्रिक समाज किस प्रकार से इस भूचाल को देखेगा। 4 बड़े बिंदु है, दरअसल 4 बड़े बिंदु, और ये 4 बिंदु, इन सब को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग समय पर चाहे अनचाहे बीजेपी के बड़े नेताओं ने या बीजेपी के सत्ता में आने के बाद सत्ता के क्रियाकलाप ने इन सब को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया है। पहला सवाल कि क्या इस देश में राज्यों को, पूर्ण राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश में बदला जा सकता है? मैं नहीं जानता क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में राज्यों को बदलने की आशंका क्यों आ रही है? क्या यही राजनीतिक भूचाल होगा जब राज्यों की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी और इस देश का संपूर्ण नियंत्रण दिल्ली की सत्ता में बैठे हुए उस व्यक्ति के हाथ में आ जाएगा जो व्यक्ति सत्ता पर आसीन होगा, और सत्ता पर आसीन व्यक्ति राज्य के अधिकांश अधिकारों को अपने हाथ में टेक ओवर कर लेगा? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है।
आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों की हालत आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों की हालत यह है कि वो केंद्र शासित प्रदेश यानी अरविंद केजरीवाल से ज्यादा अधिकार उनके पास नहीं है, और जिनके पास अधिकार है उनके साथ किस तरह का टसल चल रहा है आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, 80 लोकसभा सीटें, लेकिन एक अधिकारी जिसे 3 साल पहले 2.5 साल पहले रिटायर्ड हो जाना चाहिए था, वो अधिकारी सेवा विस्तार पाकर चीफ सेक्रेटरी बना हुआ है। क्या उत्तर प्रदेश कैडर में काबिल आईएएस अफसरों की कमी हो गई है? और उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच सहमति नहीं बनने का जो नई प्रक्रिया है, जो नई परंपरा है, उसमें सहमति नहीं बनने के कारण उत्तर प्रदेश में लगातार कार्यवाहक डीजीपी बनाए जा रहे हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ऐसा क्यों है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिन नामों को चाहते हैं, और स्वाभाविक तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री का यह अधिकार होता है कि वो अपने पसंदीदा अधिकारी को, सीनियर लोगों के बैच में से जो भी उनका पसंदीदा अधिकारी हो, जिस पर उन्हें भरोसा हो, वो अपनी टीम तैयार करे, चाहे वो डीजीपी के रूप में हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी के रूप में हो, चाहे किसी अन्य डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जो भी डिपार्टमेंट्स हो, क्योंकि भारत के संविधान ने अधिकार दिए हैं राज्य की सत्ता चलाने वाले को। ठीक उसी तरह के अधिकार राज्य सूची के विषय पर काम करने के लिए मिले हैं, जिस तरह के अधिकार केंद्र सरकार को केंद्र सूची और समवर्ती सूची पर मिले हैं, राज्यों को भी मिले हैं, समवर्ती सूची पर भी अधिकार मिले हैं। लेकिन क्या राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया जाएगा? ये आशंका एक दिखाई दे रही है, और इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया और पूरा मामला संविधान पीठ के सामने गया, तो चंद्रचूड़ साहब के एक निर्णय से कम से कम व्यक्तिगत तौर पर मुझे तो जरूर असहमति है, जब उन्होंने स्टेटहुड को डाउनग्रेड कर यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया, उस पर उन्होंने अपनी सहमति संविधान पीठ के फैसले में जता दी। सिर्फ इतना पूछा कि राज्य में चुनाव कब करा रहे हैं और पूर्ण राज्य का दर्जा कब तक दे रहे हैं, लेकिन उस प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाए कि आखिर स्टेटहुड को क्यों डाउनग्रेड किया गया। जबकि केशवानंद भारती का जजमेंट साफ साफ कहता है, 24 अप्रैल 1973 को 13 सदस्यों की जो संविधान पीठ बनी थी, आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी संविधान पीठ, उस संविधान पीठ ने जो फैसले दिए कि बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हो सकता, और बेसिक स्ट्रक्चर यानी संविधान के मूल ढांचे में भारत का संघीय ढांचा भी उन मूल ढांचे का एक हिस्सा है, मूल अधिकार भी हिस्सा है, संघीय ढांचा भी हिस्सा है, संसदीय प्रणाली भी हिस्सा है। लेकिन चंद्रचूड़ साहब उस जजमेंट में इस मुद्दे पर, उसके साथ केशवानंद भारती जजमेंट में राज्यों के अधिकार को डाउनग्रेड करने के साथ इसको उस चश्मे से देख नहीं पाए, और रास्ता यही खुल गया कि आगे केंद्र चाहे तो किसी को भी इसी तरह से किसी भी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौर में उपराष्ट्रपति बनाए गए मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने भी एक दौर में यह कहा, उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए कहा कि केशवानंद भारती जजमेंट, अब उस जजमेंट का कोई महत्व नहीं है, अब उस जजमेंट को हटा दिया जाना चाहिए, यह देश के विकास में बाधक है। यानी तानाशाही को लाने में वो जजमेंट बाधक है, इसलिए उस जजमेंट के खिलाफ उपराष्ट्रपति ने राय दी। तो एक ये खतरा है कि राज्यों के अधिकार खत्म किए जा सकते हैं, डीएमएसपी बनाने के अधिकार केंद्र अपने हाथ में ले सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा कि आखिर कौन सा राजनीतिक भूचाल आ सकता है, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा वो भूचाल, लेकिन आशंकाओं से रूबरू कराना हमारा काम है, और एक जिम्मेदार नागरिक के नाते, क्योंकि पत्रकार समाज के जिम्मेदार हिस्से होते हैं, तो तमाम आशंकाओं को जनता के बीच में लेकर जाना, विमर्श के मुद्दे के रूप में तब्दील करने की जनता के बीच में जो कवायद होती है, उसमें अपनी भागीदारी को निभाना, ये हमारा कर्तव्य है। तो हम दूसरे मुद्दे पर आते हैं कि आखिर क्यों चाहिए। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी ने एक दौर में संविधान समीक्षा आयोग गठित किया था, और एक दौर में अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि भारत में संसदीय प्रणाली की जगह राष्ट्रपति प्रणाली आनी चाहिए। काफी आलोचना भी हुई थी उनकी। तो क्या नरेंद्र मोदी अब राष्ट्रपति भवन में रहने की मंशा पाल रहे हैं? क्या भारत में प्रधानमंत्री का पद खत्म कर दिया जाएगा? क्या सांसद सिर्फ अमेरिका की तरह से हो जाएंगे? और क्या एक व्यक्ति के हाथ में
पूरी सत्ता का केंद्र बना दिया जाएगा और जनता सीधे राष्ट्रपति का चुनाव करेगी, वो व्यवस्था तो नहीं लाया जाएगा। दरअसल केशवानंद भारती जजमेंट उसमें भी एक बाधा है, क्योंकि केशवानंद भारती जजमेंट ये कहता है कि संसदीय प्रणाली भी भारत का मूल ढांचे का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो क्या सरकार चाहती है, भारतीय जनता पार्टी अपनी इस मंशा में जो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भाजपा के शीर्ष नेता व्यक्त कर चुके हैं, क्या नरेंद्र मोदी अब उस दौर को आगे बढ़ाना चाहते हैं और विमर्श के रूप में संसद की जो एक भूमिका होती है, अब उस भूमिका को एक व्यक्ति यानी देश के राष्ट्रपति को ही सत्ता का शीर्ष बनाकर संसदीय व्यवस्था पर भी कुठाराघात करने की कवायद है। अनेकता में एकता की भारतीय संस्कृति को जो संसद प्रतिबिंबित करती है, संसद के अंदर चुनी हुई सरकार करती है, क्या उसको खत्म करने की तरफ इशारा है? इसीलिए 6 महीने के भूचाल की बात की जा रही है। तीसरी आशंका सबसे बड़ी यह है कि कई लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और स्वाभाविक है कि दक्षिणपंथी मिजाज के लोग इस हिंदू राष्ट्र के विचार को सबसे ज्यादा प्रमोट करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं। लेकिन क्या यह हिंदू राष्ट्र भारत में आरक्षण खत्म कर देगा? क्योंकि जब भी कभी धर्म के आधार पर किसी राष्ट्र की बुनियाद रखी जाती है तो सबसे पहले समाज के वंचित तबकों का हक मारा जाता है। धार्मिक या सांप्रदायिक उन्माद किसी भी देश को एक नागरिक समाज से एक आज्ञा पालक समाज में, सिटीजन सोसाइटी से ओबीडियंट सोसाइटी में तब्दील करने की तरफ लेकर चली जाती है। आप सबको याद होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, उस सरकार बनने के चंद हफ्तों के बाद एक मौके पर भारत के संविधान की प्रस्तावना पेश की गई, और उसमें से कौन सी प्रस्तावना पेश की गई? 1976 के पहले वाली, 42वें संशोधन के पहले वाली। और उस प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को हटा दिया गया, जो 76 से पहले नहीं था। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र 1976 के पहले भी था, जिस दिन संविधान बना उस दिन से था, लेकिन औपचारिक तौर पर प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों का समावेश नहीं किया गया था। संविधान का स्वभाव उस तरह का था, लेकिन उन दो शब्दों को 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो उस वक्त जब हो हल्ला मचा कि आखिर पुरानी प्रस्तावना को क्यों सामने लाया गया, तो सरकार को सफाई देनी पड़ी कि ये गलती से हुआ है, टाइपिंग एरर से हुआ है, आगे ऐसा नहीं होगा। दरअसल उस प्रस्तावना को सामने लाकर एक अलग तरह की बहस कराई जा रही थी। तो क्या धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पर कुठाराघात कर दिया जाएगा? समाजवादी समाज की संकल्पना के पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरी की पूरी अवधारणा को खत्म कर दिया जाएगा और एक हिंदू राष्ट्र की तरफ, क्या भारत को एक हिंदू पाकिस्तान या हिंदू तालिबान की तरफ लेकर जाया जाएगा? यह आशंका सबसे पहले लोगों के दिमाग में आएगी कि आखिर 6 महीने में कौन सा राजनीतिक भूचाल नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। और चौथा और महत्वपूर्ण बिंदु, क्या भारत में नागरिक सेवाओं पर, नागरिक सुविधाओं को खत्म कर दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा? दरअसल फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के तहत जो नागरिकों को अधिकार मिलते हैं, क्या उन अधिकारों में कटौती कर उसे आपातकाल यानी इमरजेंसी व्यवस्था की तरह नागरिकों के अधिकार बना दिए जाएंगे, जिसमें कई सारे नागरिक अधिकारों को, जिसमें आर्टिकल 19 भी है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बातें भी है, तो क्या उन सबको खत्म कर दिया जाएगा? क्योंकि भारत में सरकार का एक मौजूदा स्वरूप आप देखेंगे और सत्ताधारी नेताओं के बोल वचन पर यदि आप गौर करेंगे तो बहुत कुछ इशारा इसी तरफ होता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि पत्रकारों को एक्टिविस्ट नहीं होना चाहिए। गणेश शंकर विद्यार्थी की परंपरा से आने वाले पत्रकार क्या एक्टिविस्ट नहीं बनेंगे? अगर वो एक्टिविस्ट नहीं होंगे तो फिर पत्रकारिता कैसे करेंगे? और जो कोई प्रदर्शन करता है उसे टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग, पता नहीं क्या क्या नाम दिए जाते हैं। क्या कभी आपने सुना कि नरेंद्र मोदी के राज में रामलीला मैदान किसी ने बुक किया हो, कोई अन्ना हजारे जैसा आंदोलन करने की हिमाकत कर पाया हो? प्रदर्शन तो शाहीन बाग में होते हैं तो उसे चुनावी मुद्दा बनाया जाता है। सीए के खिलाफ प्रदर्शन कई जगह हुए, कौन कौन से मुकदमे प्रदर्शनकारियों पर ठोके गए? तो क्या इस देश में बुलडोजर जस्टिस सिस्टम को ही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का आधार बनाया जाएगा?
और इन सब के लिए नागरिक सुविधाओं को उसी तरह खत्म किया जाएगा जिस तरह से आमतौर पर तानाशाही रवैया वाले देशों में होता है। ये तमाम सवाल एक ऐसे दौर में आकर खड़े हो जाते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री किस भूचाल की तरफ इशारा कर रहे हैं। और जो 6 महीने की टाइमलाइन उन्होंने दी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जस्टिस चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट की प्रतीक्षा वो कर रहे हो, क्योंकि चंद्रचूड़ के जमाने में ये करने में बहुत दिक्कतें हैं, बहुत ही दिक्कतें हैं, क्योंकि मूल अधिकारों का उन्हें सबसे बड़ा संरक्षक इस देश में माना जाता है। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट संविधान का ही संरक्षक होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो आपातकाल के दौर में भी था, जब 3 जजों को सुपरसीड करके चीफ जस्टिस बनाए गए। आज कोलेजियम व्यवस्था में वो संभव नहीं है, लेकिन जो संभव है, क्या उस पर चुप रहने के लिए पूरी गुंजाइश बनाई जा रही है, और इसीलिए 6 महीने की डेडलाइन दी गई है। अभी भी आखिरी चरण की 57 सीटों का चुनाव बाकी है, और उन 57 सीटों पर इस देश की सत्ता को बनाने और इस देश की सत्ता को बदलने, लोकशाही को बचाने और लोकशाही को खतरे में डालने की पूरी जिम्मेदारी आकर खड़ी हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन 4 बिंदुओं पर जब सत्ता कहीं ना कहीं अलग अलग दौर में, जब सत्ता इस देश को इन 4 बिंदुओं को लेकर अलग अलग दौर में अलग अलग तरीके से विमर्श का मुद्दा बनाती और बनवाती रही है, तो उसी भूचाल की तरफ नरेंद्र मोदी ने इशारा तो नहीं किया है। आखिर वो चाहते क्या है? संविधान बदलने की बातें चुनाव में मुद्दा बन चुकी है, तो क्या संविधान को बदले बिना या संविधान को बदलकर एक नई व्यवस्था थोपी जाएगी, जिसमें मानवाधिकार में कटौती शामिल हो सकती है, जिसमें संसदीय प्रणाली की जगह राष्ट्रपति प्रणाली हो सकती है, जिसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों से किनारा हो सकता है, और जिसमें राज्य सरकार के अधिकारों में कटौती कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है। ये 4 इतने गंभीर पहलू हैं, जिस गंभीर पहलू की तरफ आज तक संभवतः किसी ने ध्यान नहीं दिया कि आखिर प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं, और खासकर बंगाल के मथुरापुर की सभा में जो उन्होंने जिक्र किया है, उसके पीछे के असली मायने क्या है। और ये मायने अगर वाकई वही है जिनका जिक्र मैंने किया है, मैं नहीं जानता कि क्या है, लेकिन अगर वाकई यही है, तो इस देश एक बेहद खतरनाक तानाशाही प्रवृत्ति के दौर में प्रवेश करने के लिए खुद को मानसिक तौर पर तैयार तो नहीं कर रहा है। देखते जाइए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हर शाम के बाद सुबह होती है, तो क्या लोकतंत्र के उजाले की तारीख 4 जून बनेगी, या लोकतंत्र की में उजाले की जगह अंधेरा और घना हो जाएगा 4 जून को? इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार करते हैं और देखते हैं अंततः 4 जून को होता क्या है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।